बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो नाम है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है। अच्छा जी, आप लोग ये साथ साथ कॉपी करते रहिएगा और बातों को मेरी सुनते रहिएगा। देखो यार, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है ये बेसिकली किन लोगों से रिलेट करता है। देखो यार, इससे पहले हम लोगों ने सोल ट्रेडर का टॉपिक पढ़ा, फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा। ये सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये तमाम जो टॉपिक्स थे, ये जितने भी टॉपिक्स थे, ये रिलेट करते थे ट्रेडिंग बिजनेसेस से। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस उन बिजनेस को कहा जाता है जो एक फिनिश गुड को खरीदते हैं, जिनके पास एक फिनिश गुड, एक तैयार गुड आती है और उस तैयार गुड को वो कुछ प्रॉफिट रख के बेच दिया करते हैं। इसको कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेसेस। ठीक है, ये कौन से बिजनेस होते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, राइट? नॉर्मल कि आपने एक तैयार शुदा गुड खरीदी और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट रखा और उस गुड को आपने आगे मार्केट में घुमा दिया, यानी आपने बेच दिया उस मार्केट में। अच्छा, इसको कहा जाता है ट्रेडिंग बिजनेसेस। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बात ही करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के बारे में। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गुड्स को खरीदते नहीं है, बल्कि ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये गुड्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, ये लोग किसी फिनिश गुड को तो नहीं खरीदेंगे, बल्कि ये खुद फिनिश गुड्स बनाएंगे और उसके बाद इन फिनिश गुड्स को तैयार करने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद, बनाने के बाद कुछ प्रॉफिट में बेच देंगे आगे। सिंपल, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज जब आप प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज जब आप बनाते हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए उस चीज के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर होती है। क्या इनकर होती है? कॉस्ट इनकर होती है। और जो कॉस्ट होती है, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे कि ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। बट आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक का मकसद क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर करने की कुछ कॉस्ट आएगी, तो इसके लिए आपको कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, अब यहां पे ये लिखता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज मेड फॉर द बिजनेस दैट फर्स्ट मेक देयर ओन प्रोडक्ट एंड देन सेल्स देम टू द फाइनल कंज्यूमर्स। यानी कि ये कौन लोग होंगे? ये जो खुद पहले प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे एंड देन वो आगे उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक बेच देंगे, उनको सेल कर देंगे। अब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि एग्जामिनर आपसे बोलता है कि सबसे पहले आप मुझे बना के दिखाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब ये है कि जिस फैक्ट्री में तुम्हारी प्रोडक्शन चल रही है, जिस फैक्ट्री के अंदर तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस फैक्ट्री के अंदर तुम ये सारी चीजें बना रहे हो, तो उस फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट भी आती होगी। जैसे कि अगर मैं ये एक पेंसिल है, अगर मैं ये पेंसिल बनाता हूं तो इसके लिए मुझे मटेरियल लेके आना पड़ता होगा, फिर ये जो जगह मैंने ली हुई होगी इसका मैं रेंट देता हूँ, इस पेंसिल को बनाने के लिए कोई लेबर लगती होगी जो काम करती होगी। तो ये तमाम कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही होंगी, जो फैक्ट्री में आ रही होंगी, उन तमाम के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम लोग प्यार से फैक्ट्री अकाउंट भी कह सकते हैं। यानी कि ये फैक्ट्री का अकाउंट होता है। फैक्ट्री में जो कुछ वो आई, कॉस्ट आई, जो भी एक्सपेंसेस आए, वो सब ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल के आप यहां से बताते हो। अच्छा, फैक्ट्री में कोई इनकम नहीं होती, फैक्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन होती है। तो आपने वहां पे निकालनी क्या होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी इस अकाउंट को बना के। यानी कि जो गुड्स तुमने बनाई हैं, लेट सपोज मेरा काम था ये पेंसिल्स बनाना, तो जो मैंने पेंसिल्स बनाई है, अगर मैंने 1 लाख पेंसिल्स बनाई, तो वो उस 1 लाख पेंसिल्स की मेरे बिजनेस के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? फैक्ट्री अकाउंट बनाऊंगा। फैक्ट्री में कभी भी सेल्स नहीं होती। सेल्स करने के लिए इस गुड को फैक्ट्री से उठाऊंगा और मैं कहां ले जाऊंगा? अपने शोरूम पे ले जाऊंगा। ठीक है, मैं कहां ले जाऊंगा? मैं अपनी शॉप पे ले जाऊंगा। मैं कहां ले जाऊंगा? मैं अपने स्टोर्स पे ले जाऊंगा और वहां ले जाके इनको बेचूंगा। क्योंकि जो कस्टमर है वो मुझे फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा खरीदने मेरा सामान, बल्कि वो कहां जाएगा? स्टोर्स पे जाता है सामान खरीदने के लिए। तो जो मैं ये सामान बनाऊंगा, ये कहां बन रहा होगा? फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए तो आप क्या बनाते हैं? एक फैक्ट्री अकाउंट बनाए। ठीक हो गया, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं और इसको हम फैक्ट्री अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर इसी तरीके से जो दूसरी चीज होती है, वो जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायरमेंट देगा, आपको बोलेगा इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट का मतलब, अब देखो मैंने ये सामान बनाया कहां पे? फैक्ट्री में, और फिर इस सामान को कहां ले जाके रख दिया मैंने? अपने स्टोर्स में। अब मेरा स्टोर के अंदर जब ये सामान बिकेगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? यानी कि मुझे प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे। तो प्रॉफिट या लॉसेस जो भी बनाए जाते हैं वो ऑफिस के बनाए जाते हैं, शॉप्स के बनाए जाते हैं, स्टोर्स के बनाए जाते हैं, फैक्ट्री के नहीं बनते। तो देयरफॉर हम इसको बोलते हैं कि क्या है? ये आपका ऑफिस अकाउंट है।
फिर तीसरी चीज, आपको एग्जामिनर बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज समथिंग के कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, कोई ऐसे मसले वाली चीज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा जी, नॉर्मल सी चीज है, कोई ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली। तो ये जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट जैसे आपने अब तक सोल ट्रेडर की बनाई है बिल्कुल वैसी बनती है, बस एक स्लाइड सा फर्क होता है इन्वेंट्री के पोर्शन के अंदर, बाकी पूरी बैलेंस शीट सेम बनेगी जैसे कि आप सोल ट्रेडर में बनाते। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलता है कि यार कोई भी यूनिट जब तुम प्रोड्यूस करते हो तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या लगती है? कॉस्ट लगती है। तो यहां पे इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया करेंगे अपनी प्रोडक्शन की। यानी कि फर्ज करो कि मैं एक पेंसिल बनाई थी, हाँ, तो मुझे बनी 100 रुपए की कॉस्ट आई। अगर मैं 10,000 पेंसिलें बना लेता तो कितनी कॉस्ट आती? 10,000 इंटू 100 की कॉस्ट आ जाती, 1 मिलियन या समथिंग, जो भी बन रहा है ये, तो वो कॉस्ट आ जाती मेरे पास। अभी जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी, ये कहाँ कैलकुलेट की जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सो ये कह रहा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है ये इसलिए बनाया जाता है टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जो तुमने बनाया है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी इस अकाउंट के अंदर। अब जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की कॉस्ट होती हैं। कुछ कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट और कुछ कॉस्ट को कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मैं आपको आराम आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहली पहली बातें जो हमारी थोड़ा टाइम लेंगी वो लेंगी, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट कॉस्ट आल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जाता है, दैट कंट्रीब्यूट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये दो कॉस्ट होंगी जो किसी भी एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, डायरेक्ट कॉस्ट भी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी। नाउ व्हाट आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो यार, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, इसको हम प्यार से दूसरे लफ्जों में वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। मतलब मैं आपको बड़ा आसान करके बताता हूं कि यार लेट सपोज मेरे पास ये एक सेल फोन रखा हुआ है, राइट। अच्छा, इस सेल फोन का ये जो फ्रेम है, ये हर एक सेल फोन के ऊपर ये फ्रेम लगता होगा। अच्छा, मैंने ये देखा कि ये जो फ्रेम है ये एक मटेरियल है जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ये मटेरियल अप्लाई करने के लिए इस फोन के ऊपर ये मटेरियल जो है ये मुझे पड़ता है लेट सपोज $100 का। कितने का पड़ता है ये मटेरियल? $100 का। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं एक फोन बनाऊंगा तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? $100। अगर मैं एक और फोन बनाऊंगा तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? $200। अगर मैं एक और फोन बनाऊंगा तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? $300। तो बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जो नंबर ऑफ आउटपुट के साथ साथ क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। नंबर ऑफ आउटपुट के साथ साथ क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ऐसे ही हम एक और बात करते हैं कि यार लेट सपोज मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूं और इस चेयर के ऊपर जो ये प्लास्टिक लगती है वो हर चेयर के ऊपर $100 की लगती है। तो एक चेयर बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी प्लास्टिक की? $100। दो चेयर बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी? $200। तीन चेयर बनाऊंगा तो प्लास्टिक की कॉस्ट कितनी आएगी? $300। अगर चार चेयर्स बनाऊंगा तो प्लास्टिक की कॉस्ट चार चेयर्स के ऊपर कितनी आ जाएगी इन टोटल? $400। यानी कि ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ साथ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ही मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, इस शर्ट के ऊपर जो मटेरियल लगता है लेट सपोज वो लगता है $50 का। एक शर्ट के ऊपर जो कपड़ा लगता है वो कितने का कपड़ा लग रहा है? $50 का। तो अगर मैं एक शर्ट बनाऊंगा तो $50, दो शर्ट बनाऊंगा तो मटेरियल कितने का लगेगा? $100 का। तीन शर्ट बनाऊंगा तो मटेरियल कितना लगेगा? $150 का। चार शर्ट्स बनाऊंगा तो कितने का मटेरियल लगेगा? $200 का। यानी कि ये वो कॉस्ट होती है जो एज पर द आउटपुट इंक्रीज होती है। जितने आउटपुट्स बढ़ाओगे उतनी ही ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इट विल इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे आउटपुट तुम्हारे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ये कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब इस डायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। अब इस डायरेक्ट कॉस्ट की ना थोड़ी सी और डिटेल समझते हैं। और डिटेल समझने का मतलब, और डिटेल का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है,
डायरेक्ट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जो कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो, उसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब सर इस बात का अब आप क्या करेंगे, आप लोगों ने ये वाला पेज तो कॉपी कर लिया होगा, अब आप नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे, मैंने यहां से इसको थोड़ा सा एक मसला किया हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, एक सेकंड देना मुझे। हाँ, अच्छा जी, आप लोग इसको जो है कॉपी करना स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को, ठीक है, जो भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती थी, डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हम बात करते हैं। एक सेकंड बस दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा मिटा लूं, ये जल्दबाजी में भूल गया ये काम करना। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम हमने क्या देखा, इसको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है, दीज आर द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन ईच प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो हर एक प्रोडक्ट पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको देख के पहचान सकते हो। लेट सपोज ये एक टेबल रखी हुई है, तो इस टेबल के ऊपर जो ये लकड़ी लगी हुई है, तो इस लकड़ी की जो कॉस्ट होगी वो मैं देख के पहचान सकता हूं। अगर मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे पता होगा कि भाई यार इसके ऊपर जो है वो $200 की क्या लगती है, सिर्फ लकड़ी लगती है। तो हर एक यूनिट पे जो कॉस्ट तुम आइडेंटिफाई कर सको उसको देख के, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यार ये जो मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं, इस चेयर के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, जो इसके ऊपर अभी आपको नजर नहीं आ रही होगी, बट इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, वो कपड़ा जो है वो लगा हुआ है लेट सपोज $100 का या $50 का कपड़ा लगा हुआ है। तो जब मैं एक चेयर बनाऊंगा तो कपड़े की कॉस्ट कितनी आएगी, $50। दो चेयर बनाऊंगा तो $100, तीन चेयर बनाऊंगा तो $150, चार चेयर बनाऊंगा तो $200 बन जाएगी कॉस्ट। बात समझ आती है? यानी कि जैसे 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 प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे 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 ये कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जो हर एक प्रोडक्ट पे डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो। यानी कि मैं देख के बता सकूं उस प्रोडक्ट के ऊपर के कितने रुपए का मटेरियल लगा हुआ है, और अगर उस मटेरियल को मैं देख के बता पा रहा हूं कि एक यूनिट के ऊपर कितने डॉलर का मटेरियल लगा हुआ है, तो उस टाइप की चीज को मैं डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करूंगा। अच्छा, अब बोलता है दीज कॉस्ट आर सॉरी दीज आर द कॉस्ट विच वेरीज एज पर द आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। सिंपल सी लॉजिक है, मतलब इसके अंदर कोई मुश्किल बात होनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप की कॉस्ट की, जिसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे पहली डायरेक्ट कॉस्ट थी और फिर दूसरी कॉस्ट कौन सी थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट थी। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, ये दूसरे लफ्जों में इसको कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कह लो या इनडायरेक्ट कॉस्ट कह लो, ये टाइप की कौन सी कॉस्ट होंगी, अब जरा देखिएगा। ये फिक्स कॉस्ट या इनडायरेक्ट वो इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो हर एक यूनिट को देख के मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसके ऊपर उस कॉस्ट का कितना खर्चा आया है। फॉर एग्जांपल रेंट। देखो यार, ये चेयर बनती है या ये टेबल रखी हुई मेरे सामने, ये टेबल बनती है, ठीक है। अच्छा, ये टेबल जो है बेसिकली हम बनाते हैं, एक हमने एक रूम लिया हुआ है और हम उसका रेंट पे करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या मेरे पास जो ये टेबल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, क्या मैं हर एक टेबल के ऊपर ये बता सकता हूँ कि कितने रुपए का रेंट लगा है? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जो हर वक्त हर जगह पे अप्लाई हो रही होगी। रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जब मैं कोई टेबल नहीं भी बना रहा वो तब भी इनकर हो रही होगी, और रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं वो तब भी इनकर हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंटल कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा हमें। इस वजह से इस टाइप की कॉस्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम दे देते हैं। सर और कोई एग्जांपल दें? जैसे कि किसी सुपरवाइजर की तनख्वाह, किसी सुपरवाइजर की सैलरी। तो किसी सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। वो हम लोग उसको देख के, किसी भी प्रोडक्ट को देख के बता नहीं सकते कि यार इस कॉस्ट के अंदर सुपरवाइजर की सैलरी का कितना हिस्सा शामिल है, लेकिन हम ये देख के बता सकते हैं कि इस टेबल के ऊपर वुड का कितना खर्चा शामिल है। तो वुड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड सुपरवाइजर की तनख्वाह इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट तुम किसी भी प्रोडक्ट को देख के पहचान जाओ, जो कॉस्ट तुम किसी भी प्रोडक्ट को देख के जान जाओ, जो कॉस्ट तुम किसी भी प्रोडक्ट को देख के बता सको, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और जो कॉस्ट तुम किसी भी प्रोडक्ट को देख के ना बता सको, वो कॉस्ट जो तुम हर एक यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई ना कर सकोगे वो कितनी लगी है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का नाम फिक्स कॉस्ट भी होता है। तो अब अगर हम यहां पे बात करें, आप लोग ये पेज कॉपी कर रहे थे, मैंने वापस पीछे कर दिया था, तो ये जो आप लोग ये वाला पेज जो आप लोग कॉपी कर रहे थे, इसके अंदर हम बात करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि यार देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, इसको हम प्यार से, इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं,
इसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या होती है? बोलता है दीज आर द कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकता मैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता कि कितना खर्चा आया है। फॉर एग्जाम्पल रेंट। अब अगर रेंट का खर्चा आ रहा है मेरे पास 1 लाख का, कितने का खर्चा आ रहा है? मैं रेंट पे कर रहा हूँ 100,000, लेट सपोज, ठीक है। और मेरा काम क्या है? मैं प्रोडक्शन करता हूँ चेयर्स की। किसकी प्रोडक्शन करता हूँ? कुर्सियां बनाता हूँ मैं। अब डिफरेंट टाइप की कुर्सी बना रहा हूँ या जो भी बना रहा हूँ मैं, डिफरेंट टाइप की कुर्सियां बना, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि रेंट का खर्चा हर एक कुर्सी पे कितना आया होगा? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सर वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट नहीं है। रेंट जो है वो एक फिक्स कॉस्ट है। आप प्रोडक्शन ना करो या आप 1,000 कुर्सियां बना लो, आपने रेंट 1 लाख ही देना है। कितना रेंट देना है? 1 लाख ही देना है। तो ये जो रेंटल कॉस्ट है ये हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होगी। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। बात समझ आती है? यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट होगी जो हर एक यूनिट पे डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होगी। बोलता है फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरीज एज पर द आउटपुट। और यस, ये एक ऐसी कॉस्ट है जब आउटपुट चेंज होता है। लेट सपोज मैं 1,000 कुर्सी बनाता हूं तब भी मुझे 1 लाख रेंट देना है, मैं 100 कुर्सी बनाता हूं तब भी मुझे 1 लाख ही रेंट देना है। और अगर मैं कोई भी चेयर नहीं बनाता, मैं जीरो प्रोडक्शन के ऊपर चला जाता हूं, तो उस वक्त भी ये रेंट मुझे पे करना पड़ेगा। तो देयर फोर ये एक फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, प्रोडक्शन के साथ, मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ नहीं चेंज होती। इट रिमेन कांस्टेंट। ये एक जगह पे रुकी रहती है। तो जो कॉस्टें एक जगह पे रुकी रहती हैं हम उनको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। इनका प्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, बट ये प्रोडक्शन करने की ही कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट में तो शामिल करोगे किसी भी प्रोडक्ट की। और वेरिएबल कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो यूनिट के साथ साथ, प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। और अगर प्रोडक्शन रोक दो तो ये कॉस्ट भी रुक जाएगी। फर्ज करो कि इसके ऊपर जो फ्रेम लग रहा था $100 का, अगर मैं सिर्फ एक मोबाइल फोन बनाता हूं तो कॉस्ट कितनी आएगी? $100। अगर मैं 2 मोबाइल फोन बनाता हूं तो कॉस्ट कितनी आएगी? $200। और अगर मैं कोई मोबाइल फोन बनाता ही नहीं हूं तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी? सर जीरो हो जाएगी। हाँ, तो ये कॉस्ट एज पर द आउटपुट क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। और जब आउटपुट रोके तो ये कॉस्ट भी कितनी हो गई? जीरो हो गई। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमेशा इनकर होती रहेगी, वो हमेशा आपके ऊपर एक खर्चा बनाती रहेगी, प्रोडक्शन करो या ना करो। ये दो एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस है बिटवीन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो वो कॉस्ट होती है जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हर एक प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते बिजली का बिल कितना लगा है इस टेबल के ऊपर, नहीं बता सकते कि रेंट का कितना खर्चा लगा है इस टेबल के ऊपर, नहीं बता सकते कि सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी लगी है इस टेबल के ऊपर। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन देखो यार, कोई भी यूनिट, फर्ज करो ये मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं, मैं ये मोबाइल फोन बना रहा हूं। अब मैंने ये मोबाइल फोन बनाया है कितने का? मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे देता हूं आपको समझाने के लिए कि ये मोबाइल फोन के ऊपर जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा था वो लगा था $100 का, और फिक्स कॉस्ट लगी थी $100 की। अब सवाल ये उठता है कि इसकी टोटल कॉस्ट जो मेरे पास लगी है, जो इसकी टोटल कॉस्ट लगी है मेरे पास, वो लग गई है $200 की। यानी कि टोटल खर्चा कितना आ चुका है इस मोबाइल फोन के ऊपर मेरा? $200 का। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं ये कस्टमर को फोन बेचूंगा तो मैं कितने का बेचूंगा? सर बुरे से बुरा, कम से कम आप $200 का तो बेचेंगे ही बेचेंगे। $200 से कम का बेचेंगे तो इसका मतलब आप अपनी कॉस्ट से भी नीचे बेच रहे हैं। और जाहिर सी बात है मैं 200 का नहीं बेचूंगा, मैं इसको कम से कम कितने का बेचूंगा? मैं इसकी सेलिंग प्राइस रखूंगा, सेलिंग प्राइस में इसकी रखूंगा $250। मैं कितने का बेचूंगा? 250 का बेचूंगा। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट आपको चाहिए क्या क्या? नंबर 1 फिक्स कॉस्ट एंड नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए, और फिक्स कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए। आखिर में इन सारी कॉस्ट को ऐड करके ही मैं सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्लियर होती है यहां तक बात? कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो ही लेके चलूंगा, बट ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट आर डायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कितने की कॉस्ट लगी हुई है उस चीज की। और इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूट या डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई कि डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहा जाता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट किसको कहा जाता है? पहले ये आप क्लियर देखो।
सब लोग को ये क्लियर होना चाहिए। ये सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको ना बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यार हाँ ये हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर लोगों को ये वाली बातें अभी तक क्लियर जा रही है कि इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है आपको। हाँ, अहमद बेटा आप भी बताओ, जैना बेटा आप भी बताओ, आप लोगों को क्लियर है, रमला को क्लियर है, रयान को भी क्लियर है, शाबाश बेटा शाबाश, अंजा को भी क्लियर है, सब लोग को तकरीबन क्लियर जा रहा है, सही है। बाकी लोग भी बताएं, जो लोग नहीं बता रहे हैं प्लीज सब लोग मुझे बताएंगे कि आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस टोटल कॉस्ट। क्लियर हो गई बात यहां तक? सबको ये बात समझ आई? अब हम आगे बात करते हैं। अब आप यहां पे देखो तो मैंने यहां पे एक ग्राफ बनाया हुआ है और ग्राफ बना के ये वाली बात समझाई हुई है, लेकिन इन एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा जरा। अच्छा जी, अब अगर आप यहां पे देखें तो मैंने आपको दो ग्राफ बना के दिखाए हुए हैं। दो ग्राफ कौन कौन से बना के दिखाए हुए हैं मैंने आपको? एक मैंने आपको ऊपर ग्राफ बना के दिया दिखाया हुआ है, ये एक मिनट एक सेकंड मैं इसको मिटा दूं जरा। अच्छा जी, एक मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया हुआ है किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, और एक ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है फिक्स कॉस्ट। अब अगर आप इन ग्राफ को देखें तो भाई लेट सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, इसकी एक साइड ये है, एक वाई एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस के ऊपर हमेशा कॉस्ट होती है, क्या होती है? कॉस्ट होती है। ठीक है, ये कॉस्ट इधर साइड में लिखी हुई थी, ऊपर लिख दिया जाके। और जो एक्स एक्सेस होता है उसके ऊपर हमेशा क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। अब फर्ज करो कि यार मेरे पास एक चेयर बनती है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगती है एक चेयर पे वो कितने की लगती है? $10 की। तो जब मैं एक चेयर बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी मेरी? $10। जब मैं दो चेयर बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? $20। जब मैं तीन चेयर बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? $30। तो देख रहे हो, एज पर द आउटपुट आर इंक्रीजिंग दिस कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? आपके प्रोडक्शन होती है। यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी ये कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, या दिस इज द ग्राफ एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यार जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है उसका ग्राफ कैसा दिखता होगा। तो हमेशा याद रखिएगा वाई एक्सेस के ऊपर हमेशा कॉस्ट होती है, एक्स एक्सेस के ऊपर हमेशा यूनिट्स होते हैं। और रेंटल, जैसे कि रेंट की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, रेंट। भाई मैं जीरो चेयर भी बनाऊंगा ना, एट द टाइम ऑफ जीरो चेयर, जब मैं कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ तब भी मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा? $50 का। मैं एक चेयर बनाऊंगा तो भी कितना रेंट देना पड़ेगा? $50 का। मैं दो चेयर बनाऊंगा तो भी कितना रेंट देना पड़ेगा? $50 का। मैं तीन चेयर बनाता तो भी कितना रेंट देना पड़ता? $50 का। यानी कि ये कॉस्ट नंबर ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं कर रही है, बल्कि ये कॉस्ट कांस्टेंट है, ये कॉस्ट एक जगह पे रुकी हुई है। क्लियर हो गई ये वाली बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। डन हो गई बात यहां तक? क्लियर है सबको? ये ग्राफ से मैंने आपको थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस दिखा दिया कि यार हाँ ये बातें क्लियर होनी चाहिए। डन हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अब आप लोगों ने ये वाला पेज कॉपी करना स्टार्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर ये बातें हटा दीजिएगा और अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी करना स्टार्ट करें इसको, और सब लोग साथ साथ जल्दी जल्दी से कॉपी करें। बात करना स्टार्ट करी थी कि कोई भी चीज की जो कॉस्ट होती है, इसको कॉस्ट कह लें, इसको टोटल कॉस्ट कह लें, एक ही बात है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी यूनिट की जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट में और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट में। यानी मैंने आपको बताया था कि जो सेल फोन है, जो मोबाइल फोन है, इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल होगी। और जब मैं कस्टमर से पैसे लूंगा तो इन दोनों कॉस्ट को प्लस करने के बाद उससे ऊपर ही पैसे लूंगा। तो यानी कि हमने ये बोला कि किसी भी यूनिट की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दो टाइप की कॉस्ट इनकर होती हैं। कितने टाइप की कॉस्ट इनकर होती हैं? दो टाइप की, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, या इनको दूसरा नाम एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको पता है, अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास आ क्या जाएगा? अगेन आएगा तो वही टोटल कॉस्ट, आएगा तो वही टोटल कॉस्ट, कुछ और तो नहीं आने वाला ना। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को अगर हमने ब्रेकअप देखना है तो टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं अगर मैं, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। सर किस चीज की टोटल कॉस्ट? बेटा एक प्रोडक्ट की।
प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारे पास। किसी भी यूनिट की अगर सिंगल यूनिट की निकाल रहे हो तो एक ही आ जाएगी, सबकी ऐड कर रहे हो सारी डायरेक्ट कॉस्ट सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो तमाम प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है, जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। अच्छा, अभी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट फर्दर मजीद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती थी, जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती थी। हर एक प्रोडक्ट को देख के बता सकते हो कि इसके ऊपर कितने रुपए की डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई है। वो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए सर एक ऐसा मटेरियल जो हम आइडेंटिफाई करके देख के बता सकें, हम आइडेंटिफाई करके बता सकें कि कितने रुपए का एक यूनिट के ऊपर वो मटेरियल लगा है। कैसे? सबसे पहले वुड, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल की। वुड, वुड क्या है? वुड कुछ भी नहीं है यार, वुड बड़ी नॉर्मल सी चीज है, ये लकड़ी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार एक टेबल के ऊपर जो ये वुड है वो लगती है 1000 रुपए की। कितने की लगती है? 1000 रुपए की। तो जब मैं एक और टेबल बनाऊंगा तो उसके ऊपर दोबारा वुड कितने की लगेगी? 1000 रुपए की। फिर एक और टेबल बनाऊंगा तो वुड कितने की लगेगी? 1000 रुपए की। इसका मतलब क्या मैं उस वुड को हर एक यूनिट पे एट्रीब्यूट कर पा रहा हूं? क्या मैं उस वुड की कॉस्ट को हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? यस, मैं उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने उसका नाम रख दिया क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या नाम रख दिया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वो मटेरियल की कॉस्ट जो डायरेक्टली हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाइबल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल की, और वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक की एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये चेयर की एग्जांपल दी थी, तो इस चेयर पे ये साइड में ये प्लास्टिक लगी हुई है। तो अब मुझे पता है कि यार एक चेयर बनाता हूं तो 1000 रुपए की प्लास्टिक लगती है, 2 चेयर बनाऊंगा तो 2000 रुपए की प्लास्टिक लग जाएगी, 3 चेयर बनाऊंगा तो कितने की प्लास्टिक लग जाएगी? 3000 रुपए की प्लास्टिक लग जाएगी। कोई चेयर नहीं बनाऊंगा तो कितनी प्लास्टिक लगेगी सर? $0 की प्लास्टिक लगेगी या 0 रुपए की प्लास्टिक लगेगी? डन। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक है वो भी एक डायरेक्ट मटेरियल है। और इसी तरीके से एक और पेपर। अब देखो मैंने आपको बताया कि यार जो हमारी हमारी जो बुक्स बनती हैं या आप लोगों ने जो किताबें देखी होंगी, किताब में जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतनी ज्यादा किताब की कॉस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। क्योंकि एक पेज की कॉस्ट, लेट सपोज मैं एक पेज लगाता हूं, लेट सपोज 5 रुपए का एक पेज है, ठीक है। एक पेज लगा जब मेरी बुक के अंदर तो 5 रुपए की कॉस्ट आई। जब एक और पेज लगा तो कितने की कॉस्ट आ गई? 10 रुपए की कॉस्ट आ गई। एक और पेज लगा तो कितने की कॉस्ट आ गई? 15 रुपए की। एक और पेज लगा तो कितने की कॉस्ट आ गई? 20 रुपए की। तो क्या पर पेपर कॉस्ट हर एक यूनिट की कॉस्ट में आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? हाँ सर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। किसकी कॉस्ट की कैटेगरी में? डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में। अच्छा सर हमें अब तक इतना समझ आया है आपकी इन तमाम बातों से कि वो यूनिट के ऊपर मटेरियल जो हम देख के बता सकें कि कितने रुपए का है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। यस, जो आप एट्रीब्यूट कर पाओ, जो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, जो आप देख के बता सको कि कितने रुपए का मटेरियल है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है किसी भी यूनिट के ऊपर। क्लियर हो गई बात यहां तक? फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स का मतलब होता है लो लेवल एम्प्लॉइज। लो लेवल एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? यानी कि ये वो लोग होते हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब सुनना, इस बात की एग्जाम्पल देता हूं। फर्ज करो ये मेरे पास टेबल है, इसके ऊपर लगती है 1000 रुपए की लकड़ी। नाउ दिस इज 1000 रुपए की लकड़ी इज आइडेंटिफाइबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। अब एक बंदा है मेरे पास, एक लेबर है मेरे पास, वो क्या करती है? बोलती है सर मैं आपको ये पूरी टेबल ना असेंबल करके जोड़ वोड़ के सब कुछ तैयार करके, मैं पॉलिश वॉलिश लगा के सब कुछ करके मैं आपको एक टेबल तैयार करके दूंगा, और मैं आपसे पैसे कितने लूंगा? 500 रुपए लूंगा पर टेबल। पर टेबल को रेडी करने के लिए मैं आपसे कितने पैसे लूंगा? उसको असेंबल करके पॉलिश करके रेडी करके देने के लिए आपको 500 रुपए। अब अगर मेरी लेबर एक टेबल को तैयार करती है तो कितने पैसे देने हैं? 500 रुपए। दूसरी टेबल तैयार करती है तो कितने पैसे देने? 1000 रुपए। तीसरी टेबल तैयार करती है तो आप टोटल कितने पैसे देने हैं? 1500। चौथी टेबल तैयार कर देती है तो आप लेबर को टोटल कितने पैसे देने हैं? 2000 रुपए। यानी कि क्या ये लेबर की कॉस्ट हर एक यूनिट पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? क्या ये लेबर का खर्चा हर एक यूनिट को देख के पहचान पा रहा हूं कि लेबर का कितना खर्चा लगा है? हाँ सर आप पहचान पा रहे हैं, हर एक यूनिट पे 500 रुपए का खर्चा आ रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि जो भी कॉस्ट हर एक यूनिट पे ऑन ईच प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होगी,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। तो ये जो डायरेक्ट लेबर है, ये जो डायरेक्ट लेबर है, ये वो लेबर है जिसकी कॉस्ट, जिसके पैसे जो मैंने देने हैं वो हर एक यूनिट में डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है। और बेसिकली ये कौन लोग होते हैं, ये लो लेवल एम्प्लॉइज होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जो आपकी फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री के अंदर जो आपके लो लेवल एम्प्लॉइज होते हैं जिसको हम वर्क फोर्स कहते हैं, जो कि आपकी फैक्ट्री की ताकत होते हैं, तो वो बेसिकली कैसे काम कर रहे होते हैं, यूनिट वाइज काम कर रहे होते हैं। एक यूनिट बनाएंगे पैसा लेंगे, दूसरा बनाएंगे पैसा लेंगे, तीसरा बनाएंगे पैसा लेंगे, इस तरीके से उनका ये सारा काम चल रहा होता है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो डायरेक्ट लेबर की कहानी है ना, सवालों के अंदर लेबर को ये डायरेक्ट लेबर के नाम से नहीं बोलेगा एग्जामिनर, बल्कि सवालों के अंदर एग्जामिनर टर्म यूज करेगा प्रोडक्शन वेजेस। एग्जामिनर सवाल के अंदर टर्म यूज कर सकता है फैक्ट्री वेजेस। एग्जामिनर सवालों के अंदर टर्म यूज कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। इन तीनों का मतलब है डायरेक्ट लेबर। वो सवाल में प्रोडक्शन वेजेस बोल ले, वो सवाल के अंदर फैक्ट्री वेजेस बोल ले, वो सवाल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोल ले, मतलब क्या है इन बातों का, मतलब इन बातों का बड़ा सीधा सा है कि ये डायरेक्ट लेबर है। और डायरेक्ट लेबर कौन सी लेबर होती है, वो लेबर जिसकी कॉस्ट हर एक यूनिट पे आइडेंटिफाइबल हो। इसी तरीके से फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहली एग्जांपल अगर आप देखें, तो सबसे पहली एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज क्या होती है, रॉयल्टीज को समझने के लिए मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मुझे याद आ रही है दिमाग के अंदर वही, ठीक है, रिसेंट मैंने यही बताई होगी मेरे ख्याल से। नॉर्मली एक एक फूड चेन है जिसका नाम केएफसी है, राइट, केएफसी। अच्छा, अब केएफसी क्या करता है, वो आपको फास्ट फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। अब क्या होता है कि वो केएफसी डिफरेंट अपनी फ्रेंचाइजेस देता है दूसरी कंट्रीज के अंदर कि आप जाएं और वहां जाके अपनी फ्रेंचाइज खोल लें। अब लेट सपोज एक बंदे ने पाकिस्तान के अंदर केएफसी खोला, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इस केएफसी को खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे, केएफसी वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर केएफसी वाले उसको इजाजत देंगे तो वो केएफसी खोलेगा पाकिस्तान के। अब जब वो पाकिस्तान के अंदर केएफसी खोल लेगा तो केएफसी वाले उसको ये बोलेंगे कि यार जब भी तुम एक बर्गर बनाओगे, जब भी तुम एक बर्गर बनाओगे, तो उस बर्गर के ऊपर तुमने हमें कितने पैसे घर पे पहुंचा देने हैं, यानी केएफसी को कितने पैसे देने हैं, $10। ये केएफसी को क्यों देगा पैसे, क्योंकि देखो वो बर्गर इसका क्यों बिक रहा है, केएफसी की वजह से। नाम किसका है, केएफसी का। टेस्ट किसका है, केएफसी का। तो केएफसी क्या बोलेगा, जब तुम सारी चीजें हमारी इस्तेमाल करके अपना पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें हमको कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो जैसे ही पाकिस्तानी बंदा जब एक बर्गर केएफसी के अंदर मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा, तो उसको उस एक बर्गर के ऊपर कितना पैसा रॉयल्टी का पे करना पड़ेगा, $10। अगर वो दो बर्गर बना लेता तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा सर, दूसरे पे भी $10, यानी कि टोटल $20। अगर वो तीसरा बर्गर बनाएगा तो तीसरे बर्गर पे भी उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, $10। तो क्या ये रॉयल्टी की कॉस्ट, क्या ये रॉयल्टी की कॉस्ट हर एक यूनिट पे, हर एक बर्गर पे, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफाइबल हो पा रही है, सर हो पा रही है। हर एक बर्गर पे आपको पता है कि आपने कितना पैसा देना है, आपको पता है ये बात। तो रॉयल्टी जो है ये भी क्या है, एक डायरेक्ट कॉस्ट है। रॉयल्टी भी क्या बन गई, आपकी एक डायरेक्ट कॉस्ट बन गई। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है हमेशा याद रखिएगा कि ये भी एक रॉयल्टी भी एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये बात मैं कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर अगली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस की दूसरी एग्जांपल है लाइसेंस फी। तो कभी कभी आप कोई लाइसेंस लेते हो, तो लाइसेंस लेने के बाद क्या करते हो, जो आपका लाइसेंस होता है, लेट सपोज हमने लिया हुआ है 10,000 का, ठीक है, और इस $10,000 के लाइसेंस के ऊपर हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, लेट सपोज हम 100,000 यूनिट्स बना सकते हैं। कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 100,000। किसी भी चीज का लाइसेंस हो सकता है, बुलेट्स बनाने का लाइसेंस हो सकता है, वाइन का लाइसेंस हो सकता है, किसी भी चीज का लाइसेंस हो सकता है जिसमें आपको एक लिमिट दी हुई होती है। तो मुझे ये पता है कि यार मेरे जो ये 10,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है ना, इसके ऊपर ये जो मेरी 10,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है, मुझे आंसर दीजिएगा, ये जो मुझे 10,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है ये कितने यूनिट्स के ऊपर आ रही है, मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ 1 लाख यूनिट। कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 1 लाख यूनिट्स बन रहे हैं, और कॉस्ट कितनी आ रही है, 10,000 की। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी कैलकुलेट कर पाओगे, कर सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। अगर मैं 1 लाख यूनिट्स बनाता हूं और हर एक 1 लाख यूनिट्स बनाता हूं, और जो लाइसेंस फी मैंने पे करी हुई है वो कितनी पे करी हुई है, $10,000 की, तो हर एक यूनिट पे कितना खर्चा आता होगा, $10 का खर्चा आता होगा। यानी कि एक यूनिट के ऊपर $10 का खर्चा तो नहीं आना चाहिए, अगर 10 का खर्चा आएगा तो बहुत ऊपर आ जाएगा। यानी कि 1 लाख डिवाइड बाय वो होना चाहिए ना, 10 का नहीं आएगा, तुम लोग गलत बता रहे हो। इसको ऐसे कर लो ना, 1 लाख को सॉरी 10,000, 10 आंसर आ रहा है, पक्की बात है सब लोग 10 बता रहे हैं। चलो इसको एग्जाम्पल को आसान कर लेते हैं यार। चलो मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ यार कि मैंने 10,000 रुपए का एक लाइसेंस लिया,
और इस 10,000 के लाइसेंस के ऊपर मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ? 10,000 यूनिट्स बना सकता हूँ। सीधा कर लो इसको, ताकि आपको टेंशन नहीं रहे, डिवीजन विजन नहीं करो, बल्कि इसको नॉर्मल रख के सुनो। तो भाई क्या मैं बोल सकता हूँ कि $1 पर यूनिट का खर्चा आ रहा है लाइसेंस फी का? यस या नो? यस। लाइसेंस फी का खर्चा कितना आ रहा है? एक यूनिट के ऊपर $1 का आ रहा है। तो क्या लाइसेंस फी पर यूनिट में आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? यस, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो जब मैं कोई लाइसेंस फी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ पर यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो 3 टाइप की होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये लाइसेंस फी जो है वो आपने कहाँ डाल देनी है? वो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर डाल देनी है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन। ये स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन क्या होता है? कभी कभी आप क्या करते हो, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन करने के लिए आप स्पेसिफिकली कोई मशीन हायर कर लेते हो, यानी रेंट आउट कर लेते हो। तो लेट सपोज मैंने एक मशीन रेंट करी थी और उसका रेंट कितना था? 10,000 का रेंट था। और मैं इस मशीन से कितने यूनिट्स बनाना चाह रहा था? 10,000 यूनिट्स बनाना चाह रहा था। तो क्या मैं हर एक यूनिट के ऊपर इस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं? हाँ सर, $1 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो लाइसेंस फी ले लो, स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन ले लो, कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अच्छा सर, क्या ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी या डायरेक्टली सवाल में गिवन होगी? बेटा सीधा सीधा लिखा होगा, रॉयल्टीज 10,000 रुपए, लाइसेंस फी 10,000 रुपए, स्पेसिफिक हायर ऑफ मशीन 10,000 रुपए। आपको तो उठा उठा के डायरेक्ट लिखना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहां लिखना है। डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में ये चीजें आती हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में ये चीजें आती हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। कैलकुलेशन तो मैं आपको यहाँ पे खाली करके दिखा रहा हूँ, बट आपने कैलकुलेशन भी नहीं करनी। अच्छा, अब जहां तक हम लोगों ने ये बात कर ली कि यार ये डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट भी 3 टाइप की होती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जरा सुने कैसे। ये इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं? अब जरा देखिएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल उन मटेरियल को कहा जाएगा जो हर एक प्रोडक्ट को देख के आप पहचान नहीं सकते। हर एक प्रोडक्ट को देख के आप बता नहीं सकते कि इसके ऊपर कितने रुपए का मटेरियल लगा है। अब फर्ज करो ये टेबल है, इस टेबल को जब बनाया होगा तो मुझे पता है लकड़ी कितने की लगी थी, वुड लगी थी $1,000 की। लेकिन इसके ऊपर पेंट कितने रुपए का लगा है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो सारी टेबल्स के ऊपर पेंट कर रहा होता है तो ब्रश या स्प्रे से पेंट कर रहा होता है। कभी किसी टेबल पे ज्यादा पेंट लग जाएगा, कभी किसी टेबल पे कम पेंट लग जाएगा। तो जो कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, जो मटेरियल हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कि पेंट, जैसे कि पॉलिश, जैसे कि ग्लू, कहीं ज्यादा यूज हो रही होगी, किसी प्रोडक्ट में कम यूज हो रही होगी। जैसे कि इंक, जो हम मार्कर्स खरीद के लाते हैं तो किसी में ज्यादा इंक होती है, किसी में कम इंक होती है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाती है? इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाती है। फिर इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होती है? इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये अदर देन प्रोडक्शन लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई सुपरवाइज कर रहा है प्रोडक्शन को, कोई सुपरवाइज कर रहा है, या कोई प्रोडक्शन या फैक्ट्री मैनेजर है जो वहां पे खड़ा होकर सारी चीजें देख रहा है, हिसाब किताब देख रहा है, कितनी देर से काम हो रहा है, कितनी देर से काम नहीं हो रहा। तो ये जो उसकी तनख्वाह है सुपरवाइजर की या फैक्ट्री मैनेजर की, तो ये सुपरवाइजर की तनख्वाह, फैक्ट्री मैनेजर की तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर में आती है। इसका डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्ज करो कि ये टेबल जब तैयार हुई थी तो मुझे पता था इसके ऊपर लकड़ी कितने की लगी है? $1,000 की। डायरेक्ट लेबर ने कितना पैसा लिया था इसको असेंबल करने का? ₹500। तो टोटल ये टेबल की कॉस्ट अब तक कितनी आ चुकी है? ₹1,500। लेकिन क्या तुम ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सुपरवाइजर की जो तनख्वाह थी उसकी तनख्वाह का कितना हिस्सा इस टेबल के ऊपर लगा है? नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो उस टाइप की लेबर को, जो लेबर की कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई ना कर पाओ, उसको आप क्या कर देते हो? उसको इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में डाल देते हो। कहां डाल देते हो? इन डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी के अंदर। फिर इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। अब तक इनकम स्टेटमेंट में जितने भी एक्सपेंसेस लिखे हैं सारे इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि रेंट एक्सपेंस, जैसे कि हीट एंड लाइट का एक्सपेंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का एक्सपेंस। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि ये ऐसे खर्चे हैं जो हर एक प्रोडक्ट को देख के तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे रेंट, रेंट का खर्चा एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना लगा नहीं बता सकते। बिजली का बिल, बिजली के बिल का खर्चा एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना आया नहीं बता सकते। डेप्रिसिएशन का खर्चा एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना आया नहीं बता सकते। तो ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा, हम लोगों ने अब तक ये देखा कि यार ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, जो चाहे वो आप कह सकते हैं।
फिर हमने ये देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मजीद फर्दर कैटेगराइज करती हैं आपकी डायरेक्ट कॉस्ट को, और इसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट में मजीद कैटेगरीज शो करती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं इन शॉर्ट कि यार आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लें, डायरेक्ट लेबर के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लें, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर लें, इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट के अंदर इनडायरेक्ट लेबर के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर लें, तो भी आप पहुंच कहां जाओगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कहां पहुंच जाओगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। और तो कहीं नहीं जा सकते ना। कहां पहुंच जाओगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अब याद रखिएगा, जब भी मैं सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करूंगा, यानी कि सिर्फ मैं इन तीन चीजों को प्लस करूंगा, तो इन तीन चीजों को प्लस करके जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं कहता हूं प्राइम कॉस्ट। क्या कहता हूं? प्राइम कॉस्ट कहता हूं। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, अब आप यहां पे आगे देखें तो प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि इन तीनों चीजों को जब मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं इनडायरेक्ट लेबर को इनडायरेक्ट मटेरियल में और इनडायरेक्ट मटेरियल को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यानी कि इन तीनों को आपस में जब मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं क्या कहता हूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स कहता हूं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐसे शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ओवरहेड्स OHS आप लिख सकते हो ऐसे। इसके अंदर क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब मैं इन सबको आपस में ऐड कर लूंगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरे पास आ क्या जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मैं प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास आखिर में आंसर क्या आएगा? सर वही आएगा जो हमेशा से आ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, जो नाम आप इसको देना चाहें वो कोई मसले की बात नहीं है, बट टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने शुरू कहां से किया था कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। दो कॉस्टों में डिवाइड होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में तीन कैटेगरीज आती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जो ये इनडायरेक्ट मटेरियल, या चलो पहले डायरेक्ट की बात करते हैं, जो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर मैं इन सबको सिर्फ डायरेक्ट वाली चीजों को ऐड कर लूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है? सर प्राइम कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट इसी को कहते हैं? जी, हमेशा इसी को। सर और कुछ आता है? नहीं, ये चीजें आती हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब मैं आपस में ऐड कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और अगर मैं इन दोनों को भी आपस में दोबारा से ऐड कर लूं तो मेरे पास आ क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। पहले तो मुझे बताओ, क्या आपको ये वाली बातें क्लियर होती हैं जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ? ये सारी मुझे बताओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करो तो प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करो तो ओवरहेड्स। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बड़ी बेसिक सी चीज है। मैंने आपको क्या करा? पहले टोटल कॉस्ट, फिर उसको फैलाया, फिर वापस आखिर में लाके बंद कर दिया। यानी कि हमने ऐसे पढ़ा है इस चीज को, पहले टोटल कॉस्ट से स्टार्ट किया, इसको फैला दिया कॉस्ट को, और फिर वापस एंड में लाके इसको टोटल करके बंद कर दिया। मतलब एक ही बात करिए। बात समझ आई यहां तक सबको? अच्छा, अब मेरा बेटा, हम क्या करते हैं, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं करना। अब ये जल्दी जल्दी से करेंगे, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से इसके आंसर्स देते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम ये करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यार, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ एबीसी, अ मैन्युफैक्चरर बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अब ये आपको क्या बोल रहा है कि कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे दी है। देखो डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम बोलेंगे ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, इसने खुद ही मुंह से लिख दिया इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर उसके बाद बोलता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट लेबर। उसके बाद बोलता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद बोलता है डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर उसके बाद बोलता है, इसको सही कर लेते हैं, एक्सपेंसेस। और उसके बाद बोलता है इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
क्लियर हो गई बात। अब देखो एग्जामिनर क्या बोलता है, एग्जामिनर बोलता है कि यार मुझे कैलकुलेट करके बताओ प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी। आपको याद है कि हमने क्या बात करी थी कि जो प्राइम कॉस्ट होती है, यहाँ पे लिखते हैं, जो ये प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये वाकई में इतना आसान होता है? यस, ये बिल्कुल इतना सिंपल ही है जितना मैं सिंपल करवा रहा हूं आपको, आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा, आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा एंड दैट्स इट, आपका सारा काम होता रहेगा। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यार ये सारी चीजें आप क्या करें, आपस में ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। अब यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितने का था, डायरेक्ट मटेरियल वॉज 11,300 का, 11,300 का। फिर आप इसमें ऐड कर लें डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपके पास कितने की थी, इनडायरेक्ट लेबर को छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर कितने की थी, 12,600 की। फिर उसमें आप ऐड कर लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास कितने के, तो सर वो हैं 1400 के। तो अगर मैं इन सबको आपस में ऐड कर लूं तो कितना आंसर आ जाएगा, जरा मुझे बताओ। 2, वेरी गुड, 25300। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये 25300 इज प्राइम कॉस्ट? ये क्या है, प्राइम कॉस्ट है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये प्राइम कॉस्ट? अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं, चलो एग्जामिनर ने पूछा हुआ नहीं है, बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलते हैं सर, बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे ही निकलेंगे ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ कितना है। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट मटेरियल इज 1200, तो यहाँ लिख दो 1200। अच्छा मुझे बताओ कि यार इनडायरेक्ट लेबर कितने की है, तो इनडायरेक्ट लेबर वॉज 2100, राइट, तो यहाँ लिख दो 2100। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं, तो तुम बोलोगे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर 8700, 8700। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल आंसर कितना आ रहा है, तो बताओ 12,000। वेरी गुड। सवाल यह है कि ये 12,000 क्या आया है आपके पास, मुझे कोई बता सकता है ये 12,000 आपके पास आया क्या है, वॉट इज दिस 12,000, क्या बता रहा है तुम्हें कि ये 12,000 क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये। क्या है ये, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरी गुड। इसका मतलब मेरे पास सवाल के अंदर प्राइम कॉस्ट भी कैलकुलेट होके आ गई और मेरे पास सवाल के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कैलकुलेट होके आ गए। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, सर कुछ भी नहीं करें, प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ऐड कर दीजिए, यानी कि प्राइम कॉस्ट इज 25,300, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 12,000। तो मेरा बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, वेरी गुड, 37,300। यानी कि जो मैंने प्रोडक्शन करी है ना अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसकी फैक्ट्री के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी आ रही है, 37,300 की आ रही है। बेसिक सी बात। क्या ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कहानी क्लियर हुई? उसने तो सिर्फ एक बात मांगी थी, मैंने तीन चार बातें आपको एक साथ लगा के और करवा दी इसके साथ। क्लियर हो गई बात यहां तक सबको, देख लो, पक्की बात है, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है यार माज अहमद, बोलता है माज अहमद ओन्स एंड रन a small manufacturing business. He has the following information for the year ended 30 जून 2008। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मतलब जब भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट दी हुई हो तो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल डायरेक्टली, यानी कि लकड़ी होती है तो ये रॉ मटेरियल है, तो लकड़ी की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट। फिर बोलता है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट दे दी इसने, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल दे दिया। फिर उसके बाद आगे देखो तो आगे बोलता है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, तो यानी कि डायरेक्ट लेबर दे दी। फिर उसके बाद आप आगे देखो तो बोलता है इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर दे दी। कितने बच्चों वाली बातें कर रहा है। फिर बोलता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए। और फिर आपको बोलता है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो यहाँ पे वो क्या क्या दे दिया उसने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने कैलकुलेट करके क्या देना है, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट ऑफ मास, आपने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखोगे डायरेक्ट मटीरियल, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटीरियल इज 17,900।
प्लस डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आपके पास कितनी है? 23,400। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लें इसके अंदर, तो वो कितने हैं? 1200 के। तो जब आप इन सबको ऐड कर लोगे बेटा कितना आ रहा है? 42,500 आ रहा है, या ये पिछला आंसर है? ठीक है, वेरी गुड, 42,500। दिस इज व्हाट? दिस इज प्राइम कॉस्ट। ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? 42,500 इज द प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको ये बात समझ आई? अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं ऐसे ही 2 मिनट के लिए, क्या तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकते हो? तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर? बड़ा आसान है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल इज 1550, इनडायरेक्ट वेजेस या लेबर इज 3050, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 9860। सबको टोटल कर लो तो आपके पास क्या आ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरी गुड, 14,460। मैं बोलूं टोटल कॉस्ट निकाल के बता दो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, तो बोलोगे कि सर ये कोई मुश्किल बात है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। बिल्कुल 56,960 जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे होंगे इन दोनों को ऐड करके। क्या यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ आ गई? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और काम की बात कर रहा है। सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, बार्ले पीएलसी is manufacturing company, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लेजर्स एट 31 दिसंबर 2006। अब होता क्या है कि यार ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 ऑफ दिसंबर 2006 की। सबसे पहले बोलता है कि यार रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, यानी कि इस बार क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, यानी कि पहले से भी कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था साल के शुरू में। फिर बोलता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग, यानी कि 31 दिसंबर की। फिर बोलता है परचेज भी किया आपने कुछ रॉ मटेरियल, कुछ डायरेक्ट लेबर का खर्चा आया, कुछ इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा आया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज का खर्चा आया यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ रिटर्न आउटवर्ड्स का खर्चा आया और कुछ कैरेज इनवर्ड्स का खर्चा आया। अब ये कैरेज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स क्या है? ये कैरेज आउटवर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल है, यानी कि सॉरी, रॉ मटेरियल हमने कुछ वापस कर दिया होगा। इसी तरीके से कैरेज ऑन रॉ मटेरियल है, यानी कि रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा। अब एग्जामिनर क्या बोलता है? बोलता है प्राइम कॉस्ट बना के दिखा दे मुझे। मुझे क्या निकाल के बता दे? प्राइम कॉस्ट। मुझे क्या बता दें कि प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है? अब मैं आपको बताता हूं काम की बात। काम की बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, अब सुनो, आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है ना, तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल चाहिए। लेकिन इस बार डायरेक्ट मटेरियल एक साथ नहीं दिया हुआ, बल्कि कुछ वर्किंग दी हुई है, जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल दे दिया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दे दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल दे दिया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे, कॉस्ट। मेरे साथ साथ लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कितनी कॉस्ट जो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसकी कितनी कॉस्ट आई है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। साल के शुरू में कितने का मटेरियल था? सर ओपनिंग रॉ मटेरियल वाज 7800, तो यहां लाके लिख दो 7800। फिर आप लिखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज कितना रॉ मटेरियल करा आपने साल के दौरान? 122,600, 122,600। फिर आप ये देखोगे कि क्या आपका कोई रॉ मटेरियल पे कोई कैरेज भी लगा था, तो कैरेज ऑन रॉ मटेरियल। तो कैरेज कितना लगा है रॉ मटेरियल पे? सर कैरेज इज 2400, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर तुमने कुछ रॉ मटेरियल वापस भी कर दिया था, तो रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल कितना रिटर्न कर दिया था? 2800 का वापस कर दिया था, तो ये तो तुमने इस्तेमाल नहीं करा, वापस कर दिया। और फिर आखिरी चीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये लेस हुआ था ना, फिर एक और लेस लिखोगे, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग ये तुम्हारे पास बच गई, ये भी तुमने इस्तेमाल नहीं करी, कितने की? 9,000।
100 की। तो अब तुम ये देखो, अब देखो जरा कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। मंथ के या साल के शुरू में तुम्हारे पास कितना मटेरियल था, 7,800 की कॉस्ट का। फिर तुमने साल के दौरान मजीद कितने का मटेरियल खरीद लिया, 1,22,600 का। फिर तुमने 1,22,600 का जो मटेरियल खरीदा, उस पे कैरेज का खर्चा कितना आया मटेरियल पे, 2,400 का, तो वो भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। उसके बाद फिर तुमने कुछ मटेरियल वापस कर दिया, तो वो माइनस कर दिया 2,800 का, और फिर कुछ मटेरियल साइड में बच गया, कितना, 9,100। तो कितना कॉस्ट होगा मटेरियल का जो इस्तेमाल हो चुका होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, जरा आप आंसर निकालो इसका। 1,209,00। इसको मैं पता है क्या बोलूंगा, दिस इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी कि बेसिकली मैं इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर चुका हूं। नाउ दिस इज कॉल्ड, ये जो वैल्यू आई है ना मेरे पास इतनी देर से जो मैं आपको पढ़ा रहा था, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल। आपको क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए आपको और क्या क्या चाहिए सर, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, अब डायरेक्ट लेबर ले लें आप इसके अंदर, तो यहां पे ऐड कर दो डायरेक्ट लेबर। तो ऐड डायरेक्ट, इसी के नीचे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मेरा बेटा कितने का है अगर आप देखो तो 5,6,900 का, तो इसमें ऐड कर दो 5,6,900। फिर क्या आएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्या गिवन है इस बार सवाल के अंदर, तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस किस नाम से गिवन है, रॉयल्टीज के नाम से गिवन है। तो यहां डायरेक्ट एक्सपेंस के आगे इसका नाम लिख देंगे रॉयल्टीज। और वो रॉयल्टीज कितने की गिवन है, 11,300 की। तो अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गई, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया। और जब आप इन सबको आपस में ऐड कर लेते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल में, प्राइम कॉस्ट। कितनी आ रही है, 1,891,000। मुझे ये बताई गई है, देख लो कैलकुलेट कर लो सब लोग, क्या यही आ रही है। अब आप लोग क्या करें, ये आपकी बुक के अंदर सवाल है, आपकी बुक के अंदर ये सवाल है, लेकिन आप देखिए ये मैंने अभी क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करी है, मैंने यहाँ पे प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन करी है, मैंने कोई और चीज कैलकुलेट नहीं करी। मैंने यहाँ पे क्या चीज कैलकुलेट करी है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करी है। तो मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई है, कॉपी कर लो सब लोग आराम से, हाँ मसला नहीं है, कॉपी कर लो। क्या ये वाली बात आपको समझ आई है जो मैंने यहाँ पे काम करा है, कि हाउ इस प्राइम कॉस्ट कैलकुलेटेड। सबसे ज्यादा जो वर्किंग होगी ना वो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल में होगी। डायरेक्ट मटेरियल की भी सर क्या इससे ज्यादा कोई वर्किंग होगी, बेटा दिस इज द मैक्सिमम वर्किंग जो आपका एग्जामिनर आपसे करवाएगा, इससे ज्यादा नहीं करवाएगा। ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ट लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, बस ये 5 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं करवाएगा। दिस इज मैक्सिमम टू कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आया, डायरेक्ट लेबर आई, डायरेक्ट एक्सपेंस आया, सबको ऐड करा तो क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और आपको पता है इसके अंदर अगर मैं इनडायरेक्ट लेबर, ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, अगर ये इनडायरेक्ट लेबर को भी ऐड कर लूं और तो कुछ बचा नहीं है, तो फिर मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अभी ऐड नहीं करवा रहा मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए। तो यहां तक बताओ कॉपी हो गया सबका, चलो बेटा बताओ जल्दी से, कॉपी हो गया यहाँ तक और सब कुछ क्लियर है, कोई क्वेश्चन कोई मसला कोई टेंशन कि सर आपने ये प्राइम कॉस्ट कैसे निकलवाई थी। तो आज हम लोगों ने मेजर काम किस पे करा है, कि किसी भी यूनिट की जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को जब आप ऐड कर दोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर इन तीनों को ऐड कर दो, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर तुम ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और अगर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपस में मिला दो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गई, अगेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, बताओ भाई सब लोग बताएं मुझे। अब पक्की बात है, सबको क्लियर है, अंताइल को क्लियर है, ताशवीन को भी क्लियर है, बाकी लोग भी बताओ सबको ही क्लियर है। ठीक है, मुंतहा को भी क्लियर है, रयान को भी क्लियर है, शाबाश। और बताओ सब लोग बताओ, फातिमा को भी क्लियर है, मानूर को भी क्लियर है, अंसा को भी क्लियर है, बाकी लोग भी बताएं सब लोग, चलिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, अह, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने
इतना ही रखना है। और फिर आने वाली क्लास के अंदर जो कि हमारी अब फ्राइडे को होगी इंशाल्लाह ताला, तो फ्राइडे वाली क्लास के अंदर हम इसी को ही और फर्दर आगे लेके बढ़ेंगे और एक बहुत आसान सा टॉपिक आपके सामने ये नजर आएगा। जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, ये कोर कॉन्सेप्ट बस इतनी है फर्स्ट क्लास की, उसके बाद कुछ कोर नहीं है, उसके बाद सब आसान है। अगली क्लास में सब कुछ इतना इजी लग रहा होगा यार, अच्छा सही है, पहले दिन जब पढ़े थे हमें लगा पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है, बट जब आपको ये प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना और फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना आ गया, आपका गेम खत्म। आपको फिर कुछ और सीखना ही नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा बाकी सब बड़ा नॉर्मल है जो आप अब तक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करते आए हैं। क्लियर हो गया? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं ऑन फ्राइडे, और फिर फ्राइडे को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, रहे